हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरु क्लासेस में। तो आज हम लोग झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 जो होने जा रहा है अगस्त के महीने में, तो उससे रिलेटेड जो सामाजिक विज्ञान जो कक्षा 6 से 8 के जो एग्जाम है, उससे जो दूसरा टॉपिक है इतिहास का प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालन, नगरीकरण और जीवन के आयाम, तो इससे रिलेटेड मैं 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ, जिसका भाग 1 है, इसके बाद इसका भाग 2 भी आएगा। तो हम लोग उन सभी 25 बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको भी पढ़ेंगे। और इस क्लास से पहले मैंने ये इतिहास का जो पहला टॉपिक है इतिहास लेखन के स्रोत, उसको मैंने पढ़ा दिया है। उससे भी बहुत इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन थे मैंने ऑलरेडी चैनल पे करवा के रखा हुआ हूँ, तो वो आप जा करके देख सकते हैं मेरे जीके गुरु क्लासेस चैनल पे। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, नवपाषाण काल के दौरान मानव जीवन में सबसे बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन क्या था? ऑप्शन ए, आग का उपयोग सीखना, बी, पत्थर के औजार बनाना, सी, खाद्य उत्पादन की शुरुआत या गुफाओं में चित्रकारी करना। तो आप सभी को बताना है कि नवपाषाण काल यानी इंग्लिश में बोले तो न्यूलिथिक एज के दौरान मानव जीवन में सबसे बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, खाद्य उत्पादन की शुरुआत करना, है ना। खाद्य उत्पादन की जो कृषि की बात जो है वो नवपाषाण कालीन युग के दौरान ही हुआ है, जब इंसान जो है खानाबदोश जीवन को छोड़कर खानाबदोश जीवन को छोड़कर बस्तियां बसाने लगे, है ना। और इसी से नवपाषाण क्रांति की शुरुआत हुई। तो आप सभी को इसका उत्तर याद रखना है। नवपाषाण कालीन के दौरान जो है मानव जीवन की सबसे बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन क्या था? तो खाद्य उत्पादन की शुरुआत। इसमें लोग अब जो इधर उधर जो भटकते रहते थे वो अब भटकने नहीं लगे और एक ही जगह पर रह करके उन्होंने कृषि की शुरुआत की, अनाज उगाए और फिर उसका सेवन करने लगे। तो चलते हम लोग आप अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? ए, हड़प्पा, बी, मेहरगढ़, सी, बुर्जहोम या डी, चिरांद। आपको बताना है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसमें कृषि के प्राचीनतम सबसे पहला साक्ष्य प्रस्तुत कौन सा जो स्थल है वो करता है? हड़प्पा, मेहरगढ़, बुर्जहोम या चिरांद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेहरगढ़। इसका सही उत्तर क्या है? मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ कहाँ पे है? मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान पाकिस्तान के बलूचिस्तान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ये बलूचिस्तान में स्थित है और मेहरगढ़ से लगभग 7000 बीसीई, ईसा पूर्व जिसको हिंदी में बोलते हैं, 7000 बीसी में यहाँ पर गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। जौ और गेहूं आज से लगभग 7000 बीसी, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और यहाँ पर पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ लोग पशु को भी चराते थे, पशु का पालन करते थे। इसमें भेड़, बकरी, मवेशी बोल सकते हैं। भेड़, बकरी, मवेशी, इन सब का वो लोग पालन करते थे, मवेशी। ठीक है, तो इन सबको ध्यान में रखना है कि सबसे प्राचीनतम साक्ष्य पूछेगा कृषि से संबंधित, वो मेहरगढ़ में है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। आज से लगभग 7000 बीसी में यहाँ गेहूं और जौ के जो प्रमाण मिले हैं, यहाँ पर इन सब चीजों का ये उत्पादन हुआ करता था और पशुपालन भी यहाँ पे होता था। तो चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर हमारा है 3। मानव द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन बहुत लोगों को इसका भी पता नहीं होगा, तो आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन ए, गाय, बी, घोड़ा, सी, कुत्ता या डी, भेड़। तो मानव द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो सबसे पहले जो कुत्ता, यानी ऑप्शन सी, कुत्ता को पालतू बनाया गया। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है कि सबसे पहले मानव के द्वारा कुत्ता को ही पालतू बनाया गया था। समझ में आ गया? अब देखते हैं मध्य पाषाण काल, इसके बारे में रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं।
मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में मानव ने शिकार में सहायता और सुरक्षा के उद्देश्य से सबसे पहले कुत्ता को ही पालतू बनाया था। शिकार में सहायता के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कुत्ता को पालतू बनाया गया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था तो वो कुत्ता था, और वो मध्य पाषाण काल का समय था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि चकमक पत्थर, जिसे इंग्लिश में फ्लिंट कहा जाता है, का मुख्य उपयोग प्रारंभिक समाज में किस लिए किया जाता था? चकमक पत्थर का उपयोग जो है प्रारंभिक समाज में किस लिए किया जाता था? ए, आभूषण बनाने के लिए, बी, आग जलाने और धारदार औजार बनाने के लिए, सी, घर बनाने के लिए, या डी, पहिया बनाने के लिए। तो इसका सही उत्तर है बी, आग जलाने और धारदार औजार बनाने के लिए हम लोग चकमक पत्थर का उपयोग किया करते थे, है ना। क्योंकि चकमक पत्थर ऐसा पत्थर होता था जो टूटता था तो ये मतलब एक तीखा किनारा बन जाता था। कैसा किनारा बन जाता था? तीखा किनारा बन जाता था, और वो एक धारदार हथियार के रूप में इसका उपयोग होता था, है ना। एक तरह से अगर उसको कहीं पत्थर में टकराते थे, एक चिंगारी निकलती थी उससे, है ना, आग की चिंगारी निकलती थी। इसी का उपयोग, इस चकमक पत्थर का उपयोग हम लोग जो है ये क्या बोलते हैं, शिकार के लिए अक्सर किया करते थे, है ना, औजार के रूप में करते थे, जानवरों को मारने का उस टाइम में उपयोग होता था। तो हम लोग चलते हैं अपना अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, गर्त आवास, जिसको इंग्लिश में पिट ड्वेलिंग्स कहते हैं, ये साक्ष्य रूप से किस नवपाषाणिका स्थल से प्राप्त हुए हैं? गर्त आवास, जिसको हिंदी में गड्ढे में घर, गड्ढे का घर, तो किस मुख्य रूप से ये किस नवपाषाणिका स्थल से प्राप्त हुआ? स्थल का नाम बताना जहां गर्त आवास पाए गए हैं। ए, कोल्डिहवा, बी, बुर्जहोम, सी, भीमबेटका, या डी, लोथल। तो बताना है आपको कि इसमें से वो सही उत्तर कौन सा है। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी, बुर्ज होम है। बुर्ज होम जो है वो अभी कहाँ पे है? बुर्ज होम जो है कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर के श्रीनगर में बुर्ज होम है, एक स्थल है। ये एक पुरातत्व स्थल है, और यहाँ पर 3 तरह के साक्ष्य मिले हैं। पहला जो है गड्ढे का घर, गड्ढे में घर बोल सकते हैं, गर्त आवास, गड्ढे का घर। लोग गड्ढे के अंदर घर बना के रहते थे क्योंकि कश्मीर में काफी ठंड पड़ती है। दूसरा जो है यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन भी पाए गए हैं। और तीसरा जो हमारा है, इसमें बहुत यूनिक बात है कि इंसान के साथ जानवरों, उसके जो पालतू जानवर होते थे, पालतू जानवर को भी दफनाने की प्रथा थी। तो ये 3 चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये जो गर्त आवास है ये बुर्ज होम में है। ये बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर के श्रीनगर में है। और यहाँ 3 तरह के पुरातत्व साक्ष्य मिले हैं। एक है गड्ढे का घर, जिसे गर्त आवास कहते हैं, पिट ड्वेलिंग, और दूसरा मिट्टी के बर्तन, और तीसरा इंसान के साथ पालतू जानवर को दफनाने की जो प्रथा थी वो इस समय में होती थी। ऐसा उन लोगों का मान्यता था कि लोग मरने के बाद भी उनका एक नया जीवन होता है, तो वहां पर इन सब चीजों की वहां जरूरत पड़े, इसलिए ऐसा वो लोग किया करते थे उस टाइम में। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्व में सबसे पहले चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? विश्व में सबसे पहले, विश्व में, दुनिया भर में अगर पूछा जाएगा कि चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, मेसोपोटामिया, बी, मिस्र, सी, यांगजी नदी, या डी, सिंधु घाटी। इसका सही उत्तर होगा सी, यांगजी नदी, जो कि चीन में है, यांगजे रिवर बोलते हैं। ठीक है, तो चीन की यांगजी नदी में ही चावल की खेती के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। चावल की खेती के सबसे प्राचीन साक्ष्य किस चीज के? तो चावल की खेती के सबसे अगर भारत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भारत में अगर पूछा जाए कि चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो उसकी जगह का नाम है कोल्डिहवा। क्या नाम है? कोल्डिहवा। देख सकते हैं, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, लेकिन कोल्डिहवा वो जगह है। और वर्तमान में कोल्डिहवा किस जगह पे है? ये प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद भी कहा जाता था। ठीक है, इलाहाबाद। ठीक है, इनका ध्यान रखना है
कि चावल की खेती की अगर विश्व में पूछेगा तो यांगजे रिवर, यांगजे नदी घाटी, यांगजे रिवर वैली चीन। अगर भारत में पूछा जाएगा तो कोल्डीवा हम लोग बताएंगे, जो कि वर्तमान में प्रयागराज में अवस्थित है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। प्रारंभिक कृषि समाजों में अधिशेष उत्पादन यानी सरप्लस प्रोडक्शन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? यानी कि फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन कि प्रारंभिक कृषि समाजों में सरप्लस प्रोडक्शन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? यानी जरूरत से ज्यादा अगर उत्पादन होने लगा, जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा तो उसका परिणाम क्या पड़ा? ए, जलवायु परिवर्तन, बी, श्रम का विभाजन और गैर कृषि पेशों का उदय, सी, पशुपालन का पतन, या डी, शिकार का पूर्णतः अंत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रम का विभाजन और गैर कृषि पेशों का उदय। अब ऐसा क्यों हुआ कि जब जरूरत से ज्यादा उत्पादन होने लगा खाद्यान्न का, अनाज का, तो क्या हुआ कि कुछ लोग क्या करें, कृषि कार्य को छोड़कर बर्तन बनाने के लिए बर्तन बनाने में लग गए, कुछ लोग बुनाई करने में लग गए, क्योंकि सबको एक ही काम तो नहीं करेंगे, इतना ज्यादा उत्पादन हो रहा है। तो कुछ लोग व्यापार करने में लग गए, है ना, सिर्फ उत्पादन तो नहीं करना है, उसको बेचना भी होगा। या पहले बार्टर सिस्टम चलता था, लेन देन की प्रक्रिया होती थी, तो वो भी किया करते थे। ठीक है, क्योंकि हर आदमी के पास हर चीज तो नहीं होता है, तो कुछ उत्पादन वो करते हैं, कुछ दूसरे से लेते हैं। तो जो चीजें अगर आपको जरूरत है तो वो दूसरे से ले लिए, और उन्हें जो 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 चीज जरूरत है वो हम दे दिए। यही बार्टर सिस्टम हुआ करता था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सरप्लस प्रोडक्शन सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था कि श्रम का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर, गैर कृषि पेशों का उदय हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। चाक यानी इंग्लिश में बोले तो पोटर्स व्हील का आविष्कार किस काल की महत्वपूर्ण घटना है? पोटर जो चक्की चलाते हैं ना घर में, तो उसका आविष्कार किस काल में हुआ था? तो बताना है। ऑप्शन ए, पुरा पाषाण काल, बी, मध्य पाषाण काल, सी, नव पाषाण काल, या डी, ताम्र पाषाण काल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नव पाषाण काल। देखिए क्या होता था कि अगर जब बहुत सरप्लस प्रोडक्शन होता था, बहुत ज्यादा मतलब कि जरूरत से ज्यादा जब खाद्यान्न का उत्पादन कर दिया जाता था, तो उसको भंडार करने के लिए, क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए, स्टोर बोल सकते हैं, भंडार करने के लिए बर्तन की आवश्यकता पड़ी, है ना, बर्तन की आवश्यकता पड़ी। तो फिर क्या हुआ कि जब बर्तन की आवश्यकता पड़ी तो चाक का आविष्कार हुआ। यानी अब हम लोग पोटस व्हील की मदद से अलग अलग तरह के मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, और उसमें जो भी हम लोग अनाज उगाते थे उसमें हम लोग उसको स्टोर करके भंडार करके रखते थे। ये किस काल की घटना है? ये नव पाषाण काल की घटना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाक का आविष्कार किस काल की घटना है? तो ये नव पाषाण काल की घटना है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। ताम्र पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में चाल्कोलिथिक एज कहते हैं, की मुख्य विशेषता क्या थी? ताम्र पाषाण काल, इस काल को ताम्र पाषाण क्यों कहा जाता था? ऑप्शन है हमारा। ऑप्शन ए, केवल तांबे का उपयोग होता था, पत्थर और तांबे का औजार के साथ साथ उपयोग, लोहे का भारी मात्रा में उपयोग, या शहरीकरण का चरम स्तर। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है कि ऑप्शन बी, पत्थर और तांबे के औजार का साथ साथ उपयोग होता था, इसीलिए इसे चाल्कोलिथिक एज, ताम्र पाषाण, ताम्र से मतलब होता है तांबा, यानी है ना कॉपर। और जैसे पाषाण से तो आप जान ही रहे हैं, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, स्टोन बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, इसको बोलते हैं कॉपर, कॉपर। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है कि ये ताम्र पाषाण की मुख्य विशेषता क्या थी कि पत्थर और तांबे के औजार के साथ साथ उपयोग होता था। ठीक है, तांबा ही पहली धातु थी जिसका मानव ने उपयोग किया था। मानव प्रथम उपयोग तांबा पहली धातु थी इसका मानव ने उपयोग किया था। तो इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है, क्योंकि वहां लोहे का अभाव था, बी, तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाने की तकनीक का व्यापक उपयोग, सी, सभी औजार केवल कांसे के बने थे, या डी, कांसा उनका मुख्य निर्यात था। बताना है कि सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्या कहता है? ये आसान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाने की तकनीक का व्यापक उपयोग होता था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है,
और आपने जाना कि सबसे पहले अगर पूछेगा किस धातु का प्रथम धातु कौन सी थी, अभी मैंने बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो वो था तांबा। और उसके बाद उन्होंने किसका उपयोग किया, कांसा का, है ना, कांसा का। और कांसा कैसे बनता है, तो तांबा और तीन को मिलाकर ये कांसा बनता है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसमें कांसा का ज्यादा प्रयोग होता था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 कि मेसोपोटामिया की सभ्यता मुख्य रूप से किन दो नदियों के बीच विकसित हुई। मेसोपोटामिया, आपने पढ़ा होगा इतिहास में मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो पहले मैं ये पूछता हूँ कि मेसोपोटामिया कहाँ पे है, किस किस जगह पे है, ये आपको बताना है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता वर्तमान में किस देश के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए गंगा और यमुना, बी नील और कांगो, सी दजला और फरात जिसे इंग्लिश में टिग्रिस और यूफ्रेट्स भी कहते हैं, ये दोनों नदियां हैं, और डी हुआंग हो और यांगजे। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के बीच विकसित हुई थी। इसका सही उत्तर है दजला और फरात, यानी कि टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के बीच में ही मेसोपोटामिया सभ्यता का उद्गम हुआ था। ठीक है, इन्हीं दो नदियों के बीच में ये जो सभ्यता है ये फली फूली थी। और ये दजला नदी जो है जिसे इंग्लिश में टिग्रिस नदी कहा जाता है ना, ये कहाँ, ये टर्की एक कंट्री है, देश तुर्की, जिसको तुर्क कहा जाता है। इसके ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न में, ईस्ट में बोल सकते हैं, इसमें एक तौरस माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है, तौरस पर्वत है, तौरस पर्वत। तो यहीं से इसका उद्गम हुआ है। और जो फरात है ये भी, इसका भी उद्गम स्थल भी सेम है, तुर्की के ईस्टर्न साइड में तौरस पर्वत से ही इन दोनों का उदय हुआ है। और आगे चल करके ये दोनों मिल जाते हैं। और ये दोनों, इनका मुहाना कहाँ पे, अगर पूछ देगा मुहाना कहाँ पे है, इनका मुहाना जो है फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी, जिसे इंग्लिश में पर्सियन गल्फ कहा जाता है, पर्सियन गल्फ। तो इसको ध्यान रखना है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो दजला और फरात यानी टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के बीचों बीच है। और ये दोनों नदियां जो है ये तुर्की देश से निकली हैं, तुर्की के पूरब साइड से एक तौरस पर्वत है वहां से निकली हैं, और आगे चलकर ये मिल जाती है, ये फारस की खाड़ी में इसका मुहाना है, ये दोनों वहां जाके गिरती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी। ए विशाल पिरामिडों का निर्माण, बी ग्रिड प्रणाली और उन्नत जल निकासी यानी ड्रेनेज व्यवस्था, सी बड़े मंदिरों का निर्माण, या डी लोहे की किलाबंदी। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना थी, है ना, अर्बन प्लानिंग थी, इसकी सबसे अनूठी विशेषता जो थी वो ऑप्शन बी ग्रिड प्रणाली यानी ग्रिड सिस्टम और उन्नत जल निकासी यानी ड्रेनेज व्यवस्था थी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, जो सड़क होती थी, रोड्स होते थे, रोड्स जो होते थे वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी 90 डिग्री पे काटती थी, यानी ऐसा घुमावदार नहीं था, वो पूरा एकदम स्ट्रेट था, अगर सीधा आया फिर इधर मुड़ गया, इस तरह से 90 डिग्री का एंगल पे एक दूसरे को जो काटती थी। और हर घर की जो नाली होती थी, हर घर की वो नाली होती थी, वो मुख्य सड़क जो था, मुख्य सड़क की पक्की नाली से, मुख्य सड़क की पक्की नाली में जाकर के मिल जाती थी, जुड़ जाती थी। इसका ध्यान रखना है कि ग्रिड सिस्टम हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता में, जो सड़क होते थे, है ना। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, आगे देखना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन मेसोपोटामिया में जिगुरात क्या थे। जिगुरात, जिसे जिगुरात इंग्लिश में कहते हैं। ऑप्शन ए राजाओं की कब्रें, बी सीढ़ीदार मंदिर या पूजा स्थल, सी अनाज के भंडार, या डी व्यापारिक केंद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सीढ़ीदार मंदिर या पूजा स्थल। क्या है, सीढ़ीदार मंदिर और पूजा स्थल, उसी को जिगुरात कहते हैं मेसोपोटामिया में। तो जिगुरात जो होता था विशाल सीढ़ीदार पिरामिड नुमा संरचनाएं थी। ऐसा था पिरामिड नुमा संरचना थी। ठीक है, जो नगर के मुख्य देवता को समर्पित मंदिर हुआ करते थे, जो नगर के जो मुख्य देवता थे उसको समर्पित हुआ करते थे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि जिगुरात अगर पूछेगा कि क्या था,
सीढ़ीदार मंदिर था, ऐसा मंदिर जिसमें सीढ़ी होगा और इसमें पूजा स्थल भी होता था जो मुख्य देवता को समर्पित हुआ करता था। तो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त मोहरों यानी सील्स का मुख्य उपयोग क्या माना जाता है? हड़प्पा स्थल, हड़प्पा साइट से जो हमें मुहर प्राप्त हुए हैं, जो सील्स प्राप्त हुए हैं, उसका उपयोग क्या था? ए मुद्रा यानी करेंसी के रूप में, बी संपत्ति के स्वामित्व और व्यापारिक पहचान के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए, या डी बच्चों के खिलौने के रूप में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संपत्ति के स्वामित्व और व्यापारिक पहचान के लिए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, संपत्ति के स्वामित्व, यानी जो भी संपत्ति होती थी, जो भी एसेट्स हुआ करते थे, तो उसका जो ओनरशिप है, उसका जो ओनरशिप बोल सकते हैं, इसका जो मालिकाना हक है, मालिकाना हक और व्यापारिक पहचान एक तरह से ट्रेडमार्क बोलेंगे, बिजनेस करते हैं तो ट्रेडमार्क भी तो होता है, तो उसकी पहचान के लिए सील्स का उपयोग हुआ करता था, तो इसको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। किलाकार लिपि जिसे किलाक्षर लिपि भी कहा जाता है, देख लीजिएगा, इसको ठीक कर लीजिए, किलाक्षर लिपि, ठीक है, किलाक्षर लिपि यानी यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट बोलते हैं इंग्लिश में, का संबंध किस सभ्यता से है? तो किलाक्षर लिपि का संबंध जो है किस सभ्यता से है? ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, सी मेसोपोटामिया की सभ्यता, या डी सिंधु घाटी सभ्यता। आपको सही उत्तर है ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता। किलाक्षर लिपि जो यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का संबंध क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो सुमेरियन सभ्यता भी बोलते हैं इसको। सुमेरियन जो जितने भी सुमेरियन थे, तो सुमेरियन द्वारा विकसित दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात लिपि है, ज्ञात लिपियों में से एक है, ज्ञात जितनी भी लिपियां हैं उसमें से एक है, इसमें जिसे गीली मिट्टी की पट्टिकाओं पर कलम से लिखा जाता था। गीली मिट्टी की पट्टिकाओं पर कलम से लिखा जाता था, इसे ही हम किलकारी लिपि कहते हैं। ठीक है, गीली मिट्टी पर लिखा जाता था, और ये सबसे प्राचीन लिपियों में से एक है, और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंध रखती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। मिस्र की सभ्यता में शवों यानी कि डेड बॉडी को संरक्षित रखने के लिए, प्रिजर्व रखने की प्रक्रिया यानी ममिफिकेशन का मुख्य कारण क्या था? यानी मिस्र की सभ्यता में जैसे डेड बॉडी को वो लोग बहुत ही मतलब प्रोटेक्ट करके रखते थे, जैसे हम लोग जला वला देते हैं या हम लोग दफना देते हैं, तो वहां पर ऐसा सिस्टम नहीं है, वहां पर वो लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो उसका मुख्य कारण क्या था? ए चिकित्सा विज्ञान का विकास, बी मृत्यु के बाद के जीवन में गहरी आस्था, राजाओं के आदेश का पालन, या डी बीमारियों के फैलने से रोकना। आपको सही इसका उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मृत्यु के बाद के जीवन में गहरी आस्था, इसलिए वो लोग डेड बॉडी को शव को संरक्षित रखते थे। इस प्रक्रिया को ममिफिकेशन भी कहा जाता है, जो कि मिस्र की सभ्यता से जुड़ी है, क्योंकि मिस्रवासी मानते थे कि आत्मा जो है, आत्मा को जीवित रहने के लिए शरीर का संरक्षित रहना आवश्यक है। आत्मा को जीवित रहने के लिए शरीर को संरक्षित रखना आवश्यक है। संरक्षित रखना, इसको ध्यान रखना है कि वो लोग ऐसा मानते थे कि मरने के बाद अगर आत्मा को बचाना है तो उसके लिए शरीर का होना जरूरी है, इसलिए वो लोग डेड बॉडी को सब को संरक्षित रखते थे। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। हड़प्पा सभ्यता को कौन सा नगर अपने बंदरगाह यानी डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी लोथल, या डी धौलावीरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोथल। लोथल जो है वर्तमान में कहाँ है? ये गुजरात में है। ठीक है, और लोथल में ही सबसे बड़ा बंदरगाह पाया गया था, मतलब उस समय वो लोथल ही बंदरगाह था। हाँ, ठीक है। अब इसके अदर ऑप्शन भी देखे तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये तो पाकिस्तान में है, और ये पाकिस्तान में है। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़
जिले में है, और ये भी एक पुरातात्विक स्थल है। और धौलावीरा जो है ये भी गुजरात में है, गुजरात में है। आपको गुजरात के यहाँ दो साइड दे दिए हैं, एक धौलावीरा, दूसरा लोथल। और कालीबंगा आपका राजस्थान के हनुमान में, मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान में, यानी कि ऑप्शन बी, सी और डी जो है वो भारत में है, और सिर्फ ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में है। इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 18 में, कि प्रारंभिक नगरों के उदय के लिए वी गार्डनर चाइल्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रारंभिक नगरों के उदय के लिए वी गार्डन चाइल्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ए औद्योगिक क्रांति, बी नगरीय क्रांति, अर्बन रिवोल्यूशन, सी धार्मिक क्रांति, या डी लौह क्रांति। तो प्रारंभिक नगरों के उदय के लिए वी गार्डनर चाइल्ड ने ऑप्शन बी नगरीय क्रांति का ये जो है सिद्धांत दिया था, है ना। गार्डनर चाइल्ड ने कृषि से शहरों को विकास की प्रक्रिया के 10 प्रमुख विशेषताओं के आधार पर नगरीय क्रांति कहा था। गार्डनर चाइल्ड ने क्या कहा था कि कृषि से शहरों के विकास की प्रक्रिया, यानी कि एग्रीकल्चर करके शहरों के विकास की प्रक्रिया, कृषि से शहरों के विकास की प्रक्रिया के 10 प्रमुख विशेषताओं के आधार पर, 10 प्रमुख विशेषताओं के आधार पर नगरीय क्रांति कहा था। क्या कहा था? नगरीय क्रांति कहा था। इसका ध्यान रखना है। तो किसने कहा था? तो गार्डनर चाइल्ड ने। और ये नगरीय कौन सा सिद्धांत था? नगरीय क्रांति। हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण प्रणाली यानी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के उत्कृष्ट साक्ष्य मिले हैं, है ना। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए बनावली, बी धौलावीरा, सी राखीगढ़ी, या डी चनहुद्रो। तो आपका इसका सही उत्तर क्या है? आप लोग बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण प्रणाली के उत्कृष्ट साक्ष्य मिले हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी धौलावीरा, है ना। ये धौलावीरा मैंने आपको बताया कि गुजरात में है। गुजरात में, ये गुजरात के कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ में स्थित है। और यहाँ पर धौलावीरा में पानी को स्टोर करने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए पत्थरों से बने विशाल जलाशय, यानी कि जलाशय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जलाशय का निर्माण किया गया था, जलाशय पाया गया वहां पर, जलाशय रिजर्वोयर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, रिजर्वोयर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यानी कि जल संरक्षण प्लास्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो गुजरात के धौलावीरा से मिले, है ना। गुजरात के किस जगह पे? कच्छ में। अब पानी को स्टोर करने के लिए एक जलाशय बनाया गया था, रिजर्वोयर बनाया गया था। तो इसको ध्यान रखना है। चलते अपने अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में लेपिस लाजुली क्या था जिसका हड़प्पा वासी व्यापार करते थे? लेपिस लाजुली क्या था जी? ऑप्शन ए एक प्रकार का अनाज था, एक कीमती नीला पत्थर था, एक प्रकार का रेशमी कीड़ा था, या डी एक हथियार था। तो बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो लेपिस लाजुली क्या था? एक कीमती नीला पत्थर था, ऑप्शन बी एक कीमती नीला पत्थर था। ये बहुत ही मूल्यवान था, ऐसा था बहुत ही प्रीशियस था, मूल्यवान था, है ना। ये नीले रंग का पत्थर था, किस रंग का? नीले रंग का पत्थर था, जो मुख्य रूप से कहा अफगानिस्तान से प्राप्त किया जाता था, अफगानिस्तान से प्राप्त किया जाता था, अफगानिस्तान से प्राप्त किया जाता था। अफगानिस्तान में एक जो पुरातात्विक स्थल है सोरतुघई, आपने पढ़ा होगा, सोरतुघई अफगानिस्तान में है। तो यहाँ से इस नीले रंग को पत्थर को प्राप्त किया जाता था, इसी को लेपिस लाजुली कहा जाता है। तो उसको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21, मेसोपोटामिया में हम्मुराबी की विधि संहिता यानी कोड ऑफ हम्मुराबी किस लिए प्रसिद्ध है? मेसोपोटामिया में हम्मुराबी की विधि संहिता किस लिए प्रसिद्ध है? ए गणित के नियमों के लिए, बी जैसे को तैसा आई फॉर एन आई पर आधारित लिखित कानून संहिता के लिए, सी कृषि तकनीकों के लिए, या धार्मिक स्रोतों के लिए। तो मेसोपोटामिया में जो हम्मुराबी की विधि संहिता है वो किस लिए प्रसिद्ध है? जैसे को तैसा, ऑप्शन बी लिखित कानूनी संहिता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि बेबीलोन
बेबीलोन के राजा हम्मुराबी, राजा का नाम है हम्मुराबी, ने एक कठोर न्याय प्रणाली स्थापित की थी। कठोर न्याय प्रणाली स्थापित की थी। ठीक है, जो एक काले पत्थर पर उकेरी गई थी। किस तरह के पत्थर पे? काले पत्थर पे उकेरी गई थी। तो यही है जैसे को तैसा, है ना। हम्मुराबी की विधि संहिता, वहां के राजा बेबीलोन के जो राजा थे हम्मुराबी ने वहां की जो न्याय यानी जुडिशियरी सिस्टम बोलेंगे, न्याय प्रणाली जो थी, तो उसमें जो भी काले पत्थर पर लिखा था उसका वहां पालन होता था, उसके अकॉर्डिंग वहां की न्याय व्यवस्था संचालित होती थी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक मानव समाजों में वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम का क्या अर्थ था? ये बहुत ही आसान सवाल है, इसमें आप लोग सभी दे सकते हैं, फिर भी हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, सिक्कों के माध्यम से व्यापार, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन, केवल श्रम के बदले भोजन, या डी, राजा द्वारा कर वसूली। मैं पिछले प्रश्न में बताते बताते मैंने बार्टर सिस्टम का भी उल्लेख किया था और मैंने इसके बारे में पहले से भी बता दिया था। इसमें वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन की प्रक्रिया होती थी। इसमें पहले करेंसी नहीं चलता था, पैसा नहीं चलता था, तो वस्तु के अदला बदली ही बार्टर सिस्टम का ही उपयोग हुआ करता, जिससे एक दूसरे की जरूरतें पूरा हुआ करती थी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 कि हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व शुरू हुआ। हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ, पहले बात तो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, इसका जो कालक्रम है वो 2600 बीसीई से 1900 बीसीई के बीच का है। ठीक है, इसका पतन का सबसे मान्य कारण क्या माना जाता है? ऑप्शन ए, आर्यों का अचानक आक्रमण, बी, भयंकर मारामारी, सी, जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना और पारिस्थितिक असंतुलन, या डी, विदेशी व्यापार का पूरी तरह बंद होना। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना और पारिस्थितिक असंतुलन इसका सही कारण था। ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि सबसे जो सटीक उत्तर है ये यही है, जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना और पारिस्थितिकी यानी इम्बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, पशुपति मुहर यानी पशुपति सील, जिसमें एक योगी को जानवरों से घिरा दिखाया गया है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? यानी पशुपति सील जो है, इसमें एक योगी है बीच में, इसके चारों तरफ जो जानवर बैठे हुए हैं, ये जो सील, ये मुहर पर बना हुआ, ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए, हड़प्पा, बी, मोहनजोदड़ो, सी, कालीबंगा, या डी, रोपड़। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त यह मुहर जो है, ये आदि शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है, प्रारंभिक रूप माना जाता है। ठीक है, तो ये जो पशुपति, ये आदि शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है, जिसके चारों तरफ जो जानवर है, वो जानवर कौन कौन से हैं? गेंडा है, गेंडा, भैंसा, हाथी और बाघ, और बाघ इसके चारों तरफ है, बीच में एक योगी का चित्र बना हुआ है। तो ये योगी का जो चित्र, ये आदि शिव का ही प्रारंभिक रूप माना जाता है और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो हमारा आखिरी प्रश्न है। तो हमारा आखिरी प्रश्न देख लेते हैं 25, प्रारंभिक नगरीय समाजों में लेखन कला के विकास का मूल कारण क्या था? प्रारंभिक नगरीय समाजों में लेखन कला ने राइटिंग के विकास का मूल कारण क्या था? साहित्य और कविता लिखना, बी, धार्मिक ग्रंथों को सहेजना, सी, व्यापारिक लेन देन और प्रशासन का रिकॉर्ड रखना, या डी, मनोरंजन। आपको बताना है कि लेखन कला का विकास का मूल कारण क्या था। इसका मूल कारण जो था ऑप्शन सी, व्यापारिक लेन देन और प्रशासन का रिकॉर्ड रखना। इसीलिए लेखन कला का विकास हुआ प्रारंभिक नगरीय समाजों में। जैसे जैसे शहर और व्यापार बढ़े, हिसाब किताब याद रखना उसको मुश्किल हो गया, इसलिए लेखन कला का विकास हुआ। इसी के फलस्वरूप मेसोपोटामिया में सबसे पहले लिपि का विकास हुआ,
जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलाक्षरी, इलाक्षरी लिपि, इलाक्षरी लिपि जो हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े, जिसे हम लोग बोलते हैं कुनिफॉर्म, कुनिफॉर्म स्क्रिप्ट। याद रखना ये मेसोपोटामिया का ही है, ये पहला लिपि है जो वहां विकसित हुआ था, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से पुरानी सभ्यता है। मेसोपोटामिया की अगर बात करें तो अब बता देते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो 4500 बीसीई से 4000 बीसीई के दौरान की बात है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो आप सभी ने देखा कि ये जो 25 प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा तथ्य जो थे वो भी मैंने बताने का प्रयास किया। तो आप लोग जो मेरे पिछली वीडियो इतिहास लेखन के स्रोत उसको भी देखे, और वहां जाकर के आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट इम्पोर्शन किया करवाया गया है, और उसमें जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो आप जब भी पढ़ें कॉपी पेन लेकर के पढ़ें, क्योंकि ऐसे सुनने से उस समय तक तो याद रहेगा, लेकिन बाद में आप भूल जाएंगे। तो इसलिए कॉपी पेन लेकर के नोट करते जाए, और मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा जो कि जीके गुरु क्लासेस के नाम से ही है। तो आप वहां से इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है, इस ये जो मैंने पढ़ाया है, जो इसका जो है व्याख्या के सहित वहां पर दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो आगे हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहिए और हमारे आगे के क्लासेस देखते रहिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं चलता हूँ। जय हिंद।